स्टार्टेड ना, थोड़ा सा कंफर्म यस सर। ओके। तो सर क्या पढ़ेंगे? सर कंपनी लॉ पढ़ेंगे, फ्राइडे है आज। सर कंपनी लॉ में क्या पढ़ेंगे? कंपनी लॉ में सर ऑडिट के बारे में बात। ऑडिट, सर ऑडिट पढ़ाएंगे क्या? नहीं सर, ऑडिट नहीं पढ़ाएंगे। ऑडिट तो सीए के केस में ग्रुप 2 में है, सीए में वाले भी ग्रुप 2 में पढ़ता है, सीएस भी जितना पढ़ता है ग्रुप 2 एंड फाइनल लेवल में पढ़ता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सर फिर? सर हम लोग कंपनी लॉ में ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में जो बात कहा है उसके बारे में बात करें। सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, मैंने रिसेंटली मतलब लास्ट फ्यू वीक्स में जो कंपनी लॉ में डिस्कशंस किए हैं वो अकाउंट्स रिलेटेड था। वो अकाउंट्स रिलेटेड था, मतलब अकाउंट्स ऑफ कंपनीज बेसिकली। मतलब कंपनीज लॉ अकाउंट्स के बारे में क्या बताता है कि अकाउंट्स के बारे में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे अकाउंट्स चेक करना चाहिए, कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, डिविडेंड कैसे देना चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह डिस्कशंस आपके साथ हुआ है, अकाउंट्स डिविडेंड वगैरह। लेकिन आज का जो डिस्कशन है, जहां जहां अकाउंटेंसी आता है वहां वहां ऑडिट भी आता है। आपको पता है ना सर, ऑडिट ऑडिट हम लोग बहुत सुनते हैं, और हम लोग ये चीज बहुत सुनते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिटर होते हैं, है ना? तो फिर ऑडिट का रूल क्या है? और हर कंपनी में ऑडिट मास्टर सर। ऐसे तो 3 तरह का ऑडिट का नाम सुना जाता है, बहुत तरह का ऑडिट हो सकता है, लेकिन पॉपुलर जो सीए सीएमए फील्ड में देखा जाता है, एक है फाइनेंस ऑडिट, मतलब सिंपल ऑडिट, जिसका सीए के हाथ में ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंस 1949, ठीक है। सर इसके अलावा एक कॉस्ट ऑडिट भी होता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं, हम लोग अकाउंट्स के क्लास में पढ़े हैं, मतलब अकाउंट्स के क्लास में इन द सेंस अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के क्लास में भी हम लोग कॉस्ट ऑडिट के बारे में डिस्कशंस किए हैं। और सेक्रेटरियल ऑडिट होता है जो कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफिकली करता है। लेकिन सर हम लोग जो आज जो बात करेंगे ये मेनली फाइनेंस ऑडिट का बात करेंगे, अकाउंट्स ऑडिट का बात करेंगे, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसके बारे में बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑडिट एंड ऑडिटर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कंपनीज एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पर ऑडिटर्स के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। द कंपनीज एक्ट जो कुछ भी बोलता है उसे सबको फॉलो करना पड़ता है। आप एक कंपनी में एज ए सीएस काम करो, एज ए सीएमए काम करो, एज ए सीए काम करो, आपको कंपनी लॉ का डिटेल्स नॉलेज होना चाहिए, है ना सर? तो सर सेक्शन क्या है सर, सेक्शन वाइज बात करेंगे, ठीक है, सेक्शन वाइज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना जान लो कि ऑडिट एंड ऑडिटर्स में आपको मेनली क्या क्या चीज मतलब बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, और आपको भी सीखना पड़ेगा। तो मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं? जैसे मानो ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है, ठीक है। जब कंपनी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो उसका क्या रूल है, सब्सिक्वेंट में जो ऑडिटर आते हैं उनका क्या रूल है, ऑडिटर का रिमूवल के बारे में, रेजिग्नेशन के बारे में, ठीक है, स्पेशल नोटिस क्या होता है उसके बारे में, मतलब ऑडिटर्स एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस, ऑडिटर का एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, ऑडिटर का रेमुनरेशन कैसे फिक्स किया जाता है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एक ऑडिटर का पावर क्या है, उसका ड्यूटी क्या है, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है। ऑडिटिंग जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसको भी डेवलप करने का पावर सीए इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है सर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ मिल के बनाया जाता है। मतलब जो कुछ भी करो भाई, कॉर्पोरेट अफेयर्स के बाहर जाके कुछ भी नहीं संभव है। चाहे आप एक चार्टर्ड हो, चाहे आप एक सीएमए हो, चाहे आप एक सीएस हो, एवरी मतलब जितना सारा आप मतलब आप लोग तो एक्ट हो ना सर एक एक, तो जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो सब कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। सेगमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, प्रोहिबिटेड सर्विस क्या है, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, हाँ ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या साइनिंग हो सकता है, ऑडिटर्स टू अटेंड एजीएम, क्या एक ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, अगर सारा रूल वगैरह फॉलो नहीं करता तो क्या पनिशमेंट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉस्ट ऑडिटर, मतलब सीएमए वाले, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट क्या है, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? तो सीए का ऑडिट, सीएमए का ऑडिट सब आ गया सर, सब आ गया। सर सेक्रेटरियल को क्यों छोड़ दिए? सर ये सेक्रेटरियल ऑडिट मैं बताऊंगा, जो लोग सिर्फ सीएस का पढ़ाई करते हैं उनके लिए बताऊंगा,
ठीक है। ऐसे बाकी लोग भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल जान सकते हो, जानना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली कॉर्पोरेट लेवल में जाके कोई सिलेबस नहीं है। जब आप लोग कंपनी में चले जाओगे देयर इज नो सिलेबस, सब जानना है। अच्छा ठीक है सर, फिलहाल जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में कंपनीज एक्ट कहता है उसको पूरा जान डालो सर, समझ डालो पूरा। अच्छा, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स सेक्शन 139 सर, कंपनीज एक्ट सेक्शन 139 ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा सर कि ऑडिटर का जरूरत क्यों पड़ गया। ये बहुत जरूरी बात है। ऑडिटर आके करता क्या है सर? हाँ, क्या काम है? ऐसे ऑडिट शब्द का मतलब होता है चेकिंग सर। हाँ, ऑडिट शब्द का, ये जो ऑडिट एक वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ही होता है चेक करना। ठीक है, सिंपल सिंपल मतलब यही है सर, चेकिंग, सिर्फ चेकिंग। हाँ सर, सिर्फ चेकिंग, ज्यादा समझ के क्या करो। लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशन सर मैनेज्ड बाय दी डायरेक्टर्स। नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाता है सर? डायरेक्टर चलाते हैं। कोई भी एक रिपोर्ट उठाना पड़ेगा सर, किसका रिपोर्ट निकाला जाए बोलो, किसका रिपोर्ट निकाला जाए? आईटीसी बहुत दिखा है सर। कोई न्यू रिपोर्ट किसी भी कंपनी का। आजकल स्टॉक मार्केट क्लास में मैं किसके बारे में बात कर रहा था? टीसीएस के बारे में बात कर रहा था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल लीजिए सर, बहुत हेल्प होता है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मैं स्टॉक मार्केट क्लास में टीसीएस का बात कर रहा था, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको टीसीएस के एनुअल रिपोर्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? मिल जाएगा सर, यार तो टीसीएस की साइट में भी मिल जाता है। फाइनेंशियल्स में जाता हूँ, यहाँ जाके ये मिल गया सर। 2022 का रिपोर्ट है। ठीक है, 2022 का रिपोर्ट है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कुछ भी पढ़ना नहीं है यहाँ से। ये उनको पढ़ाया जाता है जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपना नॉलेज गैदर करते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। अभी बस ऑडिट के लिए जरूरी है। तो ये देखो सर, एक चीज देखो सर, ये जो जैसे ही मैंने रिपोर्ट को ओपन किया, आपको कुछ दिखाई दे रहा है? जैसे ही मैंने रिपोर्ट ओपन किया, इस सबसे पहले सेबी के बारे में कहाँ क्या लिस्टिंग है वो सब दिखा रहा है। ये सब भी सिक्योरिटी लॉ का पार्ट है, मैं आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहता। उसके बाद यहाँ पर जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की तरफ से डायरेक्टर का साइन है, नहीं डायरेक्टर का नहीं सर, यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी का साइन है, सीएस का, प्रदीप मनोहर गायटोंडे, मराठी है। ठीक है, गायटोंडे टाइटल मराठी होता है सर, कंपनी सेक्रेटरी है, इन्होंने साइन कर दिया सर, बहुत अच्छा किया, साइन कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। ये सर एनुअल रिपोर्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आपको मैं रिपोर्ट में एक चीज दिखाता हूँ, सबको दिखाई दे रहा है रिपोर्ट? हाँ, कभी कभी थोड़ा, यस सर। कभी कभी ना थोड़ा किताबों से हटके भी अपना आंख घुमाना चाहिए, है ना, दुनिया में क्या चल रहा है देखना चाहिए कभी कभी। नहीं तो ना किताब देख देख के आंख फट जाता है, सड़ जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल, थीमेटिक सेक्शन, स्टैट्यूटरी सेक्शंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएसआर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखो इंडिपेंडेंट ऑडिटरशिप, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इंडिपेंडेंट ऑडिटरशिप। तो ये जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का काम क्या है? रिपोर्ट जनरेट करना। हाँ, तो पेज नंबर 318 में जाना पड़ेगा ऑडिटर्स रिपोर्ट देखने के लिए। ठीक है, या फिर आप फाइनेंशियल बैलेंस शीट में भी जाओगे तो ऑडिटर का साइन आपको देखने को मिलेगा। ओके सर, बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं। 318 ना, एक मिनट में फटाफट एक बार कोशिश करता हूँ आपको 318 पेज में लेके जाने का। 318 आ गए क्या? नहीं आया? अरे बहुत बड़ा होता है ये सब चीजें। आ गए? ये कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए सर? 318 में आए क्या? आ गए होंगे, यस, ऑलमोस्ट विलेज। सर देखो, एज पर आवर रिपोर्ट, इवेंट डेटेड एटच, किसका रिपोर्ट है? चार्टर्ड फर्म का रिपोर्ट है। किसने बनाया? डीएसआर एंड कंपनी एलएलपी। कौन है ये चार्टर्ड फर्म? ऑडिट फर्म है सर, ऑडिटर है। ठीक है, कौन है? अमित सोमानी, ऑडिटर का नाम, मेंबरशिप नंबर भी दे दिया सर। राजेश गोपीनाथन, एन गोपीनाथन, कौन है ये लोग? डायरेक्टर है। ये कौन है? सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सर। समीर क्या नाम है?
सेक्सरिया, CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कौन होता है? चार्टर्ड होते हैं, CMA वाले होते हैं। प्रदीप मनोहर गायदोंडे कंपनी सेक्रेटरी है, CS है। सर कर क्या रहे हैं लोग? सर यही तो है जो कंपनीज के KMPs होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन है जो कंपनी को चलाते हैं। आप इधर देखो, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट दिखाई दे रहा है रिपोर्ट आपको? ठीक है, ऑडिटर ने रिपोर्ट जनरेट किया और आपके सामने है। सर ऑडिट रिपोर्ट कैसे जनरेट किया जाता है? सर ये ऑडिट जब पढ़ोगे तब सिखा जाएगा कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, कैसे जनरेट किया जाता है। ये ऑडिट पढ़ने के टाइम पे सबको सिखा जाता है। तो फिर यहाँ पर क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मैं आपको लॉ में ऑडिट बता रहा हूँ अभी, मैं आपको लॉ के थ्रू से ऑडिट बता रहा हूँ। तो इसमें टू द मेंबर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाया और किसको दे रहा है? TCS को दे रहा है। सर ऑडिटर कौन है? सर ऑडिटर TCS का एम्प्लॉय नहीं है। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, इंडिपेंडेंट फार्म होते हैं, जिनको TCS खुद अपॉइंट करते हैं। ठीक है, क्यों अपॉइंट करते हैं? किस लिए अपॉइंट करते हैं? उनका अकाउंटिंग सिस्टम को देखने के लिए, ताकि ये सब पता चले कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर मतलब TCS के अकाउंटेंट गलत अकाउंट्स मेंटेन करता है? नहीं सर, गलत तो नहीं करेगा, बड़ा कंपनी क्यों गलत करेगा, कहीं पर मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो आजकल ऑडिट करना स्टैट्यूटरी हो गया है, ऑडिट करवाना कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो गया है, स्टैट्यूटरी हो गया है। अगर आप कंपनी हो तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, मास्ट है। कंपनी के लिए तो मास्ट है, नॉर्मल बिजनेस के लिए मास्ट नहीं है, टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस करने से ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखता है ऑडिटर, जिसने DSR जो भी ऑडिटर फॉर्म ने ऑडिट किया, ये रिपोर्ट ऐसे लिखना पड़ता है। अब कोई ना बाद में बोलेगा हमको सीखना है, अरे सर क्या सीखना है, पढ़ लो ना। सीखना क्या है? ऑडिट रिपोर्ट सामने है, देखो कैसे लिखते हैं, क्या चेक करना पड़ता है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको एक पूरा मोटा किताब पढ़ने का जरूरत है हमेशा। नॉलेज तो आप ऐसे ही ले सकते हो, बाकी किताब से थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। जब ऑडिट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये सब नॉलेज आ जाएगा सर। वी हैव ऑडिटेड द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सिर्फ TCS का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया, which promise the standalone balance sheet as at 31st March 2022 and the standalone statement of year, standalone statement of changes in equity standalone, मतलब जो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो सब ऑडिटर के थ्रू से चेक करवाया गया। बात समझ में आ रहा है ना? बाकी क्या क्या ऑडिट मैटर्स चेक किया है यहाँ पर डिटेल्स में दिया है। यहाँ पर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट निकालने के बाद ओपिनियन जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो ओपिनियन बताते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं है, एकदम क्लियर कट है कि नहीं है। सर ऑडिट रिपोर्ट कौन सा होना अच्छा है? ऑब्वियसली क्लियर रिपोर्ट बेस्ट होता है ना? ऑब्वियसली क्लियर रिपोर्ट बेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन ऑफ की ऑडिट मैटर, जो जो मैटर वो लोग देखा है सब डिस्क्राइब कर किया है यहाँ पर। तो थ्योरी नहीं है, जो देखा है वो बताया है, ऐसा नहीं कि थ्योरी है। ठीक है, जो देखा अकाउंट्स चेक करने के टाइम पे उसको यहाँ पर व्याख्या दिया, डिस्क्राइब किया। ठीक है, इसी तरह से ऑडिट रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। आप चाहो तो इसको TCS के साइट में जाके निकाल के पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई करने से आपके लिए ही अच्छा है। सर हो गया, आप बहुत घुमा दिए फिरा दिए, आ जाओ अभी। हाँ सर चलो, मैं अभी ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देना चाहता, नहीं तो आप बोलोगे कि TCS का पढ़ाई चल रहा है, कंपनी लॉ का नहीं, ऐसा है ना? चलो सर कोई बात नहीं, TCS पढ़ा के क्या करूँगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है? लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशंस आर मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स who represent the members who are the real owners of the company through board. In the absence of any check, the directors may mismanage the finance. Maybe director कहीं पर मैनिपुलेट कर सकते हैं, फाइनेंस को मिसमैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को। दस मेंबर्स अपॉइंट ऑडिटर, इसीलिए शेयर होल्डर या मेंबर चाहते हैं कि अगर डायरेक्टर समझ नहीं पाता, संभाल नहीं पाता, इतना सारा लोगों का पैसा है, तो क्या है ना, हम लोग ऑडिटर को लगा दें या ऑडिटर्स को लगा दें। एक से ज्यादा ऑडिटर आ सकता है, ऑडिट फार्म पूरा काम कर सकता है। हाँ, बिग फोर का नाम तो सुना ही आप लोगों ने। बिग फोर कौन है? ऑडिट फार्म है ना, हर कोई जानते हो, जो लोग जो भी CMA फील्ड में आते हैं, बिग फोर के बारे में तो हर कोई सुन के आते हैं। लेकिन बिग फोर के अलावा और भी बड़े बड़े फार्म है, ऐसा बात नहीं कि बिग फोर मतलब सिर्फ बिग फोर ही है। इंडिया में आजकल और भी बहुत सारे फार्म आ गए सर, जो टॉप लेवल काम कर रहे हैं। ठीक है, टॉप लेवल काम कर रहा है बिग फोर फार्म, सॉरी, सिर्फ बिग फोर लिखने से ही दिखा देता है अकाउंटिंग फार्म। नाम बोल के बिग फोर अकाउंटिंग फर्म, नाम से ही पता चल जाता है कौन कौन आता है सर।
सर डेलॉयट आते हैं, इनको एक साथ इनका नाम लिया जाता है, डेलॉयट, केपीएमजी, ईएनवाई एंड पीडब्ल्यूसी। एक साथ इन लोगों का नाम लेने का मार्केट में एक तरीका होता है। बिग फोर अकाउंटिंग फर्म, बेसिकली ऑडिट फर्म ऑल्सो। तो एक ऑडिटर लगा दो, 4 ऑडिटर लगा दो, ठीक है, 2-2 ऑडिट फर्म को लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जरूरत पड़ता है लगाया जाता है। सर ठीक है, समझ गए किस लिए लगाया जाता है, व्हाट इज द पर्पस, ऑडिट करने का पर्पस क्या है? लुक इनटू द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जो फाइनेंशियल अफेयर्स बनाते हैं उसको चेक करना, सिंपल बात। सिंपल बात, नो बकवास। मतलब ये जो टीसीएस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, टीसीएस अपना इनकम स्टेटमेंट, टीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बिल्ड करता है ना, ये जो बिल्ड किया है ये डिटेल्स में यहाँ चेक कर सकते हो। ये देखो कंपनी का क्या है, ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है, मतलब सब्सिडरी छोड़ के, सब्सिडरी वगैरह का छोड़ के अगर हो तो स्टैंड अलोन कहा जाता है, और सब्सिडरी या एसोसिएट्स को लेके हो तो बोला जाता है कॉन्सोलिडेटेड। याद रखना सर, हाँ, कॉन्सोलिडेटेड कब बोला जाता है, जब सब्सिडियरी कंपनीज, एसोसिएट कंपनीज को जोड़ के लिया जाए तब उसको कॉन्सोलिडेटेड कहा जाता है, और जब अकेला सिर्फ टीसीएस का तब उसे स्टैंड अलोन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो नीचे ये सारा सारा रिपोर्ट में ऑडिटर रिपोर्ट भी शामिल है, मतलब ऑडिट, इसमें ऑडिटर का साइन है, बेसिकली चेक किया है, और इसमें लोगों का क्या होता है, भरोसा होता है। ऑडिटर ने साइन किया मतलब एकदम परफेक्ट है, मतलब इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। ऑडिटर ने बोल दिया मतलब ठीक है, पत्थर की लकीर समझ के। लेकिन क्या उसके ऊपर केस हो जाएगा, मतलब अगर ऑडिटर ने गलत बोला और किसी ने कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा फंस गया तो क्या ऑडिटर गलती हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये ऑडिट में समझाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो मेनली ऑडिटर का काम क्या है सर? बार बार बोल रहा हूँ, एक ही काम है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और कोई काम नहीं है। यही इसका समरी है, यही इसका स्टार्ट है, यही इसका एंड है। हाँ, फाइनेंशियल अफेयर्स को क्लियर कट शो करवाने का मतलब मतलब कंपनी ने अपना अकाउंट्स को, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही तरह से मेंटेन किया, इसी को दिखाने के लिए कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। एंड दिस ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये जो ऑडिटर्स हैं ये मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है। दिस ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट इनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है रे बाबा, वो इंडिपेंडेंट फार्म होते हैं, इंडिपेंडेंट सोल प्रोप्राइटर ऑडिटर भी हो सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट है, आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी भी तरह से, नहीं कि दिखा दो ना, करवा दो ना, नहीं कर सकते। सर होता है, सर वो अलग बात। फंसता है तो क्या होता है, जिंदगी भर जेल में जाता है। हाँ, पता है ना, रामलिंगम राजू, मतलब वो सत्यम कंप्यूटर वाला केस, बार बार सुनाता हूँ कभी कभी आप लोग, और भी स्कैंडल्स है, और भी स्कैम्स है। सर स्कैम स्कैंडल्स ये सब जरूरी है बोलना। चलो आगे आगे बढ़ते हैं सर। दे कैन एक्सप्रेस एन अनबायस्ड ओपिनियन। एक ऑडिटर कभी भी बायस्ड होकर ओपिनियन दे सकता नहीं, दे सकता। जस्ट लाइक अ लॉयर, एक जज, एक हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज या कोर्ट का जज, एक जज जैसे होते हैं ना, वो बायस नहीं हो सकता। जज जैसे बायस नहीं हो सकता। कोर्ट में जज कभी बायस नहीं हो सकता। जज को न्यूट्रल होकर विचार करना पड़ता है ना, जज को न्यूट्रल होकर विचार करना पड़ता है। एक ऑडिटर का भी रोल प्ले सेम है सर, मतलब एक जज के बराबर होता है। इनका ओपिनियन कंपनीज के लिए जज के बराबर होता है। न्यूट्रल ओपिनियन दो भाई, चाहे कितना भी बड़ा कंपनी हो। किसी के बहकाव पे मत आ जाओ, किसी के पैसे पे मत आ जाओ, कुछ भी किसी भी तरह से बहकाव में नहीं आना है। इसलिए बायस नहीं होना है ऑडिटर को, अनबायस्ड होके काम करना है। फाइनेंशियल एसेट्स, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किसी भी तरह का मैनिपुलेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए, चाहे कुछ कुछ भी रोकड़ा दे दे, कुछ भी हो जाए। सर समझ गए, सर समझ गए, ऑडिटर का बहुत बड़ा खेल है, समझ रहे हैं? हाँ सर, बहुत बड़ा खेल है। सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स का कंपनीज एक्ट में सेक्शन क्या है? सर सेक्शन 139, सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जब ऑडिट का भी पढ़ाई करोगे ना, ऑडिट का पढ़ाई जब करोगे, नॉर्मली सभी के सीए में ग्रुप 2 में है, सीएमए वालों भी ग्रुप 2 में ही पढ़ता है। जब ऑडिट पढ़ाई करोगे तब आप इसके बारे में और डिटेल्स में जानो, क्योंकि वो ऑडिट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कंपनीज एक्ट तो जान लो।
Section 139 of the Companies Act 2013 provides provisions for appointment of auditors according to this section. Appointment of auditor का क्या खेल है? Every company shall appoint an individual or a firm. चाहे इंडिविजुअल ऑडिटर को लगा दो, मतलब जो सोल प्रोप्राइटर है, मतलब इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई फार्म नहीं चलाता, मतलब कोई पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है उनका, ठीक है, उनका कोई पार्टनरशिप फार्म नहीं है, अकेला है, अकेला ही अपना लाइसेंस लेके फार्म करके चलाते हैं, तो चाहे आप इंडिविजुअल को लगा लो और ए फार्म एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, समझ रहे सर, और ए फार्म एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी एट द फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में ये अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। सर एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? सर इसके बारे में भी हम लोग एक चैप्टर कवर करते हैं, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस चैप्टर का नाम है, बाकी उसमें हम लोग जनरल मीटिंग रिलेटेड अलग अलग डिस्कशंस करते हैं। सर जिन लोगों ने कर लिया एजीएम, ईजीएम, बोर्ड मीटिंग, हाँ सर, प्रॉक्सी, कोरम, ढेर सारा चीजें, एनुअल रिटर्न, बहुत सारा चीज हम लोग वहां पर बात की है। जो जिन्होंने नहीं किया वो बाद में करेगा, डोंट वरी सर, सब होगा, सब होगा, लेकिन आपको बस इतना बता दूं, हर साल कंपनी को एजीएम करना पड़ता है। तो जब फर्स्ट एजीएम होता है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होता है कंपनी में, उसी टाइम पे अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे, रशियल टेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, रशियल टेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2020, 1920 में बना और कंपनी का पहला एजीएम हो रहा है 30 सितंबर 2020 को, ठीक है, टाइम पे हो रहा है। कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर्स राम्स एंड एसोसिएट्स, राम्स एंड एसोसिएट कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म को ऑडिट के लिए अपॉइंट किया फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एज ए सब्सिक्वेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगला 5 साल तक ये ऑडिट करेगा, अगला 5 साल तक ये ऑडिट करेगा। अब आगे देखते हैं सर कितना 5 साल का क्या डेट का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। कितना देर तक ऑडिटर अपना ऑफिस को होल्ड कर सकता है? द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, जिस दिन फर्स्ट एजीएम क्लोज होगा, कंक्लूड होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स सिक्स्थ एजीएम। ये जो 5 years का बात है, फर्स्ट एजीएम से सिक्स्थ एजीएम का जो बीच का पीरियड है, ये ऑडिटर का टाइम पीरियड रहेगा, एंड देयर आफ्टर till the conclusion of every sixth AGM. Till the conclusion of every sixth AGM. The manner of and procedure of selection of auditors by the members of the company at AGM has been prescribed under Companies Rule 2001. किस तरह से, किस प्रोसीडियर से सिलेक्ट किया जाता है ऑडिटर को, इसका पूरा का पूरा रूल 2014 ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल के अंदर बोला गया है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट का ही एक सब पार्ट है। रूल वगैरह क्या है, कंपनीज का ही एक सब पार्ट बना है। मैनर एंड प्रोसीडियर एंड सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, देख लो, मैनर बोला है आपके सामने है, चलो देख लेते हैं सब रूल में क्या बोला है। ए कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी, जिस कंपनी को ऑडिट कमिटी अपॉइंट करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ कंपनीज में ऑडिट कमिटी का एक प्रावधान है। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्या हो जाएगा? ऑडिट कमिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्या हो जाएगा? The competent authority shall take into consideration the qualification and experience of the individual or the firm, ठीक है, qualifications देख लेगा, experience देख लेगा, proposed to be considered for appointment as an auditor and such qualifications जो भी जरूरी है as per under section 177, ठीक है। जिसके लिए, जिसके ऑडिट कमिटी नहीं होते हैं, a company which is not required to constitute an audit committee under section 177, then board of directors डिसाइड करेगा। जिसका ऑडिट कमिटी नहीं होगा उनके केस में बीओडी डिसाइड करेगा, ठीक है, उनके केस में बीओडी डिसाइड करेगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। इट शैल हैव रिगार्ड टू एनी ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर बिफोर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एनी कोर्ट। इट मे कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिटर एज इट मे डीम फिट, मतलब ऑडिटर को कंपनी में अपॉइंट करने से पहले जो भी चीजें हैं एज पर दी कॉन्डक्ट, जो भी प्रोफेशनल मैटर है, क्योंकि ऑडिटर को कौन बनाते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाते हैं, तो इनके हिसाब से ही करना पड़ेगा। इट शैल हैव रिगार्ड टू एनी ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कॉन्डक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर बिफोर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एनी कोर्ट, ये सभी चीजें इनको बताना पड़ेगा।
ठीक है, तो कौन अपॉइंट कर सकता है, क्या क्या अपॉइंट के टाइम पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगा, ठीक है, ये सारा डिटेल्स आपके सामने रखा है। सेकेंड थिंग, कैटेगरीज ऑफ कंपनीज में एक कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, ठीक है, ये वही बात हो गया क्या, नहीं, एक कंपनी विच इज रिक्वायर्ड, जिसके पास ऑडिट कमिटी है एज पर 177, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, कौन ऑडिटर को ला सकता है, ऑडिट कमिटी ला सकता है। Responsibility of competent authority क्या है, the committee shall recommend the name of an individual or a firm as an auditor to the board for consideration। और जिसके पास में 177 के हिसाब से ऑडिट कमिटी नहीं है, उनके केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। द बोर्ड शैल कंसीडर रिकमेंड एन इंडिविजुअल, बोर्ड उसको रिकमेंड करेगा, कंसीडर करेगा a firm as an auditor to the members in the AGM for appointment। एक ही बात है सर, ठीक है, अगर ऑडिट कमिटी होगा तो ऑडिट कमिटी करेगा, अगर बोर्ड होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, बस इतनी सी बात। If the board agrees with the recommendation of the audit committee, it shall further recommend the appointment of an individual or a firm as an auditor to the member is in the AGM। कहाँ बोलेगा, AGM में बोलेगा। If the board disagree, अगर board disagree हो जाता है with the recommendation of the audit committee, अच्छा audit committee के recommendations पे अगर board disagree हो जाएगा, it shall refer back the recommendation to the committee। फिर से refer back हो जाएगा for reconsideration, कि फिर से सोचो, citing reasons for such disagreement, बताओ कि क्यों ऐसा हुआ है, वो रेफर बैक करेगा, और क्यों वो रेफर बैक करता है उसके रीजंस के लिए भी पूछेगा, रीजंस के लिए भी पूछेगा। इफ द ऑडिट कमिटी आफ्टर कंसीडरिंग द रीजंस, मतलब जो बोर्ड ने जो रीजंस दिखाया गिवन बाय द बोर्ड, डिसाइड नॉट टू रिकंसीडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन, not to consider its original recommendation, the board shall record reasons for its disagreement, record करके रखेगा with the committee and send it to own recommendation for consideration of the members in the AGM। And if the board agrees with the recommendation of the audit committee, it shall place the matter for consideration by members in AGM। अगर बोर्ड को लगता है कि नहीं हम इसको मेंबर के सामने रखेंगे ऑडिट कमिटी के अगेंस्ट में, तो रख सकता है। मतलब बेसिकली एक ओपन टू ऑल डिस्कशंस होना चाहिए, जो भी मतलब कभी बोर्ड राजी होगा, कभी ऑडिट कमिटी राजी होगा, जो भी होगा ये सब मैटर कंसिडरेशन में लिया जाता है और इसको मेंबर के सामने, शेयर होल्डर के सामने भी रखा जाता है। एक एग्जांपल है, आपको हेल्प करेगा, एग्जांपल आपको हेल्प करेगा, चलो देखते हैं। ऑडिट कमिटी recommended KPM and Associates चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म फॉर अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी मतलब मैंडेटरी ऑडिट, ओके, जो करना ही पड़ेगा। तो ऑडिट कमिटी रिकमेंडेड KPM एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड फर्म का नाम क्या है सर, KPM एंड एसोसिएट्स, फॉर अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ सूर्य सोलर लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है, सूर्य सोलर लिमिटेड, ठीक है। सूर्य सोलर लिमिटेड पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए बोर्ड को बताया, कौन सा बोर्ड है, सूर्य सोलर लिमिटेड का बोर्ड को बताया। However, board of the company disagreed with the recommendation of the audit committee. In such condition, board shall refer back the recommendation to the committee for reconsideration, citing reasons for such disagreement। और ये भी बताएगा क्यों ऐसा, सिंपल, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली बातचीत से सिचुएशंस को मतलब अपना रिकमेंडेशन तो दे ही सकता है। So before the appointment is made, the written consent of the auditor or such appointment and a certificate shall be obtained from the auditor that the appointment, if made, shall be in accordance with the condition as may be prescribed। Condition for appointment and notice to the register। Appointment करो और register को, register of companies को बताओ। As per second proviso of section 139 subsection 1, जिसको rule 4 के साथ पढ़ना चाहिए, stipulate that, बोलता है, written consent of the auditor must be taken before appointment। The auditor appointed shall submit a certificate that the individual or the firm is eligible for appointment and is not disqualified for appointment। ठीक है, मतलब उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, मतलब सिंपल बात है, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, जो और कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होना चाहिए, जो जरूरी बातें हैं। और जो कुछ भी करेगा एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के हिसाब से करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट रूल्स के हिसाब से करेगा, जो 1949 से चल रहा है, 1949 से चल रहा है, सभी रेगुलेशंस CA एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। The proposed appointment is as per the term provided under the act। The proposed appointment is within the limits laid down by the under authority of the act। The list of proceedings against the auditor or audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matters of conduct as disclosed in the certificate।
इज ट्रू एंड करेक्ट। जो कुछ भी बोलेगा सब ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए सर, झूठ नहीं चलेगा क्या? अरे कैसे झूठ चल सकता है सर? हाँ, झूठ झाट से ही तो दिक्कत है। The certificate shall also indicate whether the auditor satisfies the criteria provided in section 141, provides provisions on eligibility, qualification, disqualification of auditor, which will be discussed later, आगे आगे चर्चा करेंगे, जो कंपनीज एक्ट के तहत होना चाहिए। इसके बाद communication to auditor. Further, the company shall inform the concerned auditor of his or its appointment and also file a notice. नोटिस का फॉर्म क्या होगा? ADT 1, मतलब ADT कहां से लिया गया? ऑडिटर से लिया गया। फॉर सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्टर विद इन 15 डेज। ADT 1 फॉर्म के थ्रू से 15 दिन के अंदर किसको बताएगा? ROC को बताएगा ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटमेंट। इस मीटिंग में हमने ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया। Here appointment includes reappointment also. अगर आप रीअपॉइंटमेंट भी करते हो तो अपॉइंटमेंट का मतलब ही रीअपॉइंटमेंट माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। हेलो, काफी देर से पूछे नहीं सर, बोलो समझ में आया कि नहीं? सर। थैंक यू सर। आगे बढ़े सर। मैंने रिसेंटली आपको अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में NFRA के बारे में बताया है ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सर ये कौन है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल्स 2018, NFRA रूल्स। इसको बहुत जबरदस्त पावर के साथ लाया गया सर, चार्टर्ड फार्म को देखने के लिए। मैं बताया आपको। तो as per rule 3 subsection 2 of the NFRA rules, every existing body corporate or the company other than a company governed by NFRA rules shall inform the NFRA within 30 days of commencement of NFRA rules, inform NFRA 1 the particulars of the auditor as on the date of commencement of the NFRA. NFRA rule आया है जिसके लिए फॉर्म लगता है NFRA 1, ठीक है। तो रूल 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द NFRA रूल कहता है हर बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी गवर्नड बाय NFRA, अगर कोई कंपनी को NFRA गवर्न करते हैं उनको छोड़ के, ठीक है, शैल इन्फॉर्म द NFRA अथॉरिटी, मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, 30 दिन के अंदर of the commencement of NFRA rule, inform NFRA 1 the particular of the auditor as on the date commencement of NFRA. According to rule 3 subsection 3, NFRA rules, every body corporate other than a company as defined in clause 20 of section 2 formed in India and governed under NFRA rule shall within 15 days of appointment of an auditor, subsection 1 of 139 subsection 1, inform the NFRA, inform NFRA 1 the particulars of auditor appointed by such body corporate, provided that a body corporate governed under clause E and sub rule 1 of NFRA rules and provide details of appointment of जो NFRA rule के अंदर चलेगा वो NFRA 1 के थ्रू से प्रोवाइड करेगा। मतलब NFRA के बताना पड़ेगा सर ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है, इतना ही बात बताना चाहता है। NFRA को बताना पड़ेगा बिकॉज NFRA को इसलिए लाया गया ताकि ऑडिटर प्रॉपर्ली काम कर सके। सर टर्म ऑफ ऑडिटर, ये जो ऑडिटर आते हैं काम करते हैं कुछ तो टर्म्स होगा। क्या टर्म्स होगा? क्या टर्म है? टर्म ऑफ ऑडिटर। अच्छा टर्म्स नहीं सर, टर्म, ठीक है। टर्म ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट लिस्टेड कंपनीज, मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड, ठीक है। लिस्टेड मतलब कहाँ लिस्टेड? स्टॉक मार्केट। एंड अदर प्रेस्क्राइब क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एक्सेप्ट 1% कंपनी or small company shall not appoint or reappoint an individual as an auditor for more than one term of 5 consecutive years. एक से ज्यादा टर्म के लिए 5 consecutive years तक उनको अपॉइंट और रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। An audit firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years. अगर ऑडिट फर्म है, बात को समझे, इंडिविजुअल ऑडिटर को मोर देन 1 टर्म तो कर ही सकते हैं और कंसेक्यूटिव 5 साल तक कर सकता है। और ऑडिट फर्म के केस में an audit firm as an auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years. ये दो रूल है, इंडिविजुअल के लिए फॉर मोर देन 1 टर्म, फर्म के लिए फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ द और ऑफ 5 consecutive years. Rule 5 of the Companies Rule 2014 prescribed the following classes of companies for the purpose of section 139. All unlisted public companies, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अगर वो लिस्टेड नहीं है मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। ऑल प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है।
अच्छा, जरूरी नहीं कि लिस्टेड नहीं होगा तो पब्लिक नहीं होगा, अनलिस्टेड पब्लिक भी होता है, ठीक है, याद रखें सर, ये सब बात बेसिक्स में भी चर्चा करके रखें। अगर प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड है, 50 करोड़ के ऊपर का है, ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, जो हमने अभी बताया, बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग, लेकिन अगर मार्केट में लोन है बैंक वगैरह से, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट है 50 करोड़ के ऊपर, तो उनके लिए भी ऑडिटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है, मैंडेटरी हो जाता है। सर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कूलिंग पीरियड। सर ये कूलिंग पीरियड क्या है बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू से समझाऊंगा, पहले एक बार प्रोविजन पढ़ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कूलिंग पीरियड। एक ऑडिटर का कूलिंग पीरियड क्या होता है? एन इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म, दैट इज वन टर्म ऑफ 5 consecutive years, मतलब एक टर्म 5 साल का है, पूरा एकदम बिता है, shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of his term. Point to be noted. ओके, ये जो नेक्स्ट 5 साल तक आप उस कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकते, ये कूलिंग पीरियड। अगर बात फर्म की है, an audit firm which has completed its terms, that is 2 terms of 5 consecutive years, तो 5 साल का टर्म, shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of such term. जब 5 साल का टर्म कंप्लीट किया है अगर फर्म ने, उसके बाद नेक्स्ट 5 इयर्स का टर्म वो अपॉइंट नहीं हो सकता। इसको अगर थोड़ा एग्जांपल के थ्रू से समझा जाए तो आपके लिए और बेहतर होगा। अच्छा, पहला एग्जांपल देखो, XYZ लिमिटेड विच इज लिस्टेड कंपनी, XYZ लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी, मतलब NSE BSE में उनका स्टॉक ट्रेडिंग होता है, सिंपल बात है। अपॉइंट्स इंडिविजुअल मिस्टर राघव एज एन ऑडिटर, मतलब इंडिविजुअल ऑडिटर है राघव, एक इंडिविजुअल ऑडिटर, इन इट्स AGM 29 सितंबर को अपॉइंट किया गया 2016। Mr. Raghav will hold office of auditor from the conclusion of this meeting up to conclusion of 6th AGM. That is AGM to be held in the year 2021. Okay, 2016 के 29 सितंबर and 2021 का जो AGM होगा, that is AGM to be held in year 2021. Now, as per section 2, subsection 2, Mr. Raghav shall not be reappointed. Okay, shall not be reappointed as auditor in XYZ Limited for further more 5 years. Further term of 5 years. That is, he cannot be appointed as an auditor in XYZ Limited up to 2026. तो नेक्स्ट टर्म के लिए और नहीं जा सकते, अप टू 2026 टर्म का जो बात है 2021 से 2026 का जो टाइम फ्रेम है, इस पे वो ऑडिटर नहीं बन सकता। इस टाइम फ्रेम को कूलिंग पीरियड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, और एक एग्जांपल देखो, आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। XYZ Limited, which is a listed company, point to be noted, sir. XYZ Limited, which is a listed company, appoint Messrs Raghav and Associates, मतलब पार्टनरशिप है ना, पार्टनर फर्म है, as an audit firm in its AGM 29 September 2016. Messrs Raghav and Associates, Messrs Raghav and Associates will hold office from the conclusion of meeting up to conclusion of 6th AGM to be held in the year 2021. Now, as per subsection 2, Mrs. Raghav and Associates can be appointed or reappointed as auditor for one more term of 5 years, that is up to 2026, क्योंकि वो 2 term ऑडिटर बन सकता है अगर फर्म है तो। It shall not be reappointed as audit firm in XYZ Limited for further term of 5 years after 2026 to 2031. तो फर्म के लिए लगातार 2 टर्म अवेलेबल होता है 5 साल में, लेकिन जो फर्स्ट AGM से 6th AGM के बीच में रहता है, ऐसा ही 6 करके हिसाब होता है, एवरी 6 करके हिसाब होता है। तो फर्म के केस में 2 टर्म के बाद, तो 2 टर्म मतलब 5 करके, ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल में 2016 से 2021 का टर्म, फिर 21 से 26 का टर्म, फर्म अपॉइंट हो सकता है, रीअपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन 26 से 31 कूलिंग पीरियड है। बोलो सर, कोई डाउट? कोई डाउट सर? नहीं। कैसा?
तो एग्जाम्पल भी क्लियर है, आई थिंक प्रोविजन भी क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, आई थिंक एकदम दिमाग में घुस गया है एग्जाम्पल के साथ। Further, as on the date of appointment, no audit firm having a common partner or partners to the other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as an auditor of the same company for a period of 5 years. Point to be noted. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताने जा रहा हूँ। थोड़ा दिल थाम के बैठिए, मतलब दिमाग को थोड़ा सा शांत करके बैठिए। दिल थामना मतलब क्या? शांत करके। देखो मिसर्स कृष्णा एंड एसोसिएट, एग्जांपल से समझ जाएंगे सर। देखो, मिसेस कृष्णा एंड एसोसिएट्स इज एन ऑडिट फर्म हैविंग टू पार्टनर्स नेमली मिस्टर कृष्णा एंड मिस्टर श्याम। ठीक है, तो कृष्णा एंड एसोसिएट्स में दो पार्टनर है, एक श्याम है तो दूसरा कृष्णा है। ठीक है, बड़ा अच्छा नाम दिया है सर। मिस्टर श्याम मतलब दोनों एक ही इंसान का, मतलब कृष्ण भगवान का ही दो नाम। हाँ, चलो बढ़िया है, ऐसे तो उनका बहुत सारा नाम है। Mr. Krishna and Mr. Shyam. Mr. Shyam is also a partner of another audit firm named Messrs. Kukreja and Associates. Okay. Mrs. Krishna and Associates were appointed as the auditor of the company Golden Smith Limited. Golden Smith Limited में कौन ऑडिटर है सर? कृष्णा एंड एसोसिएट्स। कृष्णा एंड एसोसिएट्स गोल्डन स्मिथ्स में ऑडिटर है for the two consecutive period of 5 years, that is from 2016 to 2026. Now, if Golden Smith Limited wants to appoint Messrs. Kukreja and Associate as its audit firm, it cannot do so because Mr. Shyam is the common partner between both the audit firm, and this prohibition is only for 5 years, that is up to 2021. Okay, after 5 years, Golden Smith Limited may appoint Messrs. Kukreja and Associates or Messrs. Krishna and Associates as its auditor. बात समझ में आ गया ना? मतलब ये जो मिस्टर श्याम जी है ना, ये जो मिस्टर श्याम है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कृष्णा में भी पार्टनर है और ये कुकरेजा में भी पार्टनर है। अगर कृष्णा एंड एसोसिएट्स गोल्डन स्मिथ लिमिटेड में ऑडिट का काम हो चुका है 2 कंसेक्यूटिव टर्म तक, मतलब फ्रॉम 16 से लेके 26 तक। इसके बाद गोल्डन स्मिथ चाहता है कि हम कृष्णा एंड एसोसिएट्स को नहीं, कुकरेजा एंड एसोसिएट्स को अभी अपना, क्योंकि उनका टर्म खत्म हुआ है तो फिर अभी कुकरेजा को देना पड़ेगा। लेकिन कुकरेजा में जो श्याम है वो कृष्णा में भी है, जो श्याम कुकरेजा में है वो श्याम कृष्णा में भी है। दिक्कत हो गया ना? मतलब तू राधा का भी श्याम, तू कान्हा का भी श्याम, ऐसे गाना है ना, मीरा का भी श्याम, ऐसा हो गया। तू राधा का भी श्याम, तू मीरा का भी श्याम। अब क्या होगा? मतलब मीरा जी का एक बहुत फेमस गाना है, राधा का भी श्याम तू मीरा का भी श्याम। तो क्या हो गया? मतलब ये जो श्याम है ये कुकरेजे का भी श्याम है और ये कृष्णा का भी श्याम है। मुश्किल हो गया। अब ये ऑडिट पॉसिबल नहीं, मतलब ऑडिट मतलब कुकरेजा को अभी ये नहीं मिलेगा अगला 5 साल। तो कब मिलेगा सर? 31 के बाद मिल जाएगा, 31 के बाद मिल जाएगा। 31 के बाद तो दोनों को मिलेगा, मतलब कुकरेजा भी अवेलेबल हो जाएगा गोल्डन स्मिथ के लिए और कृष्णा भी अवेलेबल हो जाएगा गोल्डन स्मिथ के लिए। तो राधा का भी श्याम तो कान्हा का श्याम। बोलो सर, समझ में आ गया? यस सर। ओके ओके सर, ट्रांजिशनल पीरियड के बारे में क्या बोलना चाहता है? एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन एज मेंशन्ड इन द अबव मेंशन पॉइंट्स ए टू डी, जो आपने अभी पढ़ के आया, shall comply with these provisions within a period which shall not be later than the date of the first AGM of the company held within the period of specified under subsection 1 of the section 96 up to 3 years from the date of consequence of this act. मतलब इसमें ट्रांजिशनल पीरियड का मैटर आता है। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू से बताया जाता ज्यादा मजा। यहाँ पर एक रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इलस्ट्रेशन, बट समझ में आ जाएगा सर, कोई बात नहीं। ट्रांजिशनल पीरियड थोड़ा समझे, थोड़ा कोशिश भी करें।
और उसके बाद मैं रोटेशन में बात करूँ। एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जो कंपनी पहले से ही कंपनीज एक्ट के पहले से ही है, विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन एज मेंशन इन द ए टू डी, मतलब अभी अभी जो जो पॉइंट पढ़ के आए सारा पॉइंट फुलफिल तो करना ही होगा। प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन shall comply with this for those provisions within a period which shall not be later than the date of the first AGM। ठीक है, मतलब फर्स्ट एजीएम के डेट से बाद के, मतलब बाद वाला डेट का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीजों फॉलो करेगा ऑफ द कंपनी held within a period specified under subsection 1 of the section 96 after 3 years from the date of commencement of this act। मतलब ये पर्टिकुलर एक्ट लागू होने से 3 साल तक सारा का सारा रूल फॉलो करना है। जो पहले से नहीं था उनके लिए, उनको ट्रांजिशनल पीरियड बोला जा रहा है। इनको ट्रांजिशनल पीरियड बोला जा रहा है, मतलब 2013 एक्ट आने से पहले या 1956 का जो एक्ट है उनसे पहले जो कॉन्सेप्ट था। इसका आगे आगे ना आपको क्वेश्चन कराऊंगा, इसको अभी बताने का इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसको अभी बताए कि बाद में क्वेश्चन आंसर में बताऊं। इसको बाद में आपको क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे ना, तभी उसमें ये ट्रांजिशनल और ये सब डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा सुविधा होगा आपको बताने में। लेकिन अभी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 सेक्शन 3 में। चलो आ जाओ सर, 139 सेक्शन 3 में एंड 4 में बात कर लो। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, मेंबर्स ऑफ ए कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट in the audit firm appointed by them, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by members। मतलब rotation of auditor, the audit firm appointed by them, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by the members। The audit shall be conducted by more than one auditor, एक से ज्यादा ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। Central government may by rules prescribe the manner in which the companies shall rotate their auditor। ठीक है, कंपनी किस तरह से अपना ऑडिटर को रोटेट कर सकता है, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल प्रेस्क्राइब करते हैं। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स बाय द कंपनीज इन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, ठीक है, अंडर कंपनीज रूल 2014 में कहा गया। तो ये जो कुछ भी होता है किसके कहने पे होता है सर? ऑडिट कमिटी के कहने पे। ऑडिट कमिटी शैल रिकमेंड टू द बोर्ड, ठीक है। मैं आपको बताया जिन कंपनी के केस में 177 है सेक्शन 177, ऑडिट कमिटी बनाया जाता है, शैल रिकमेंड टू द बोर्ड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर और ऑफ एन ऑडिट फर्म हु मे रिप्लेस द incumbent auditor on expiry of the term of such income। Where a company is required to constitute an audit committee, the board shall consider the recommendation of such committee, and in other cases, the board shall itself consider the matter of rotation of auditors and make its recommendation for appointment of the next auditor by the members in annual general meeting। सर ये बात तो आप पहले भी क्या, ये जो ऑडिट कमिटी का बात और बोर्ड के बीच में क्या चलता है इसके बारे में पहले ही बात हुआ था। हाँ सर, पहले बात हुआ था एकदम स्टार्टिंग में 139 subsection 3 and subsection। So for the purpose of rotation of auditors, in case auditor where an individual or audit firm, the period for which the individual or firm has held office as auditor prior to the commencement of this act shall be taken into account for calculating the period of 5 consecutive years or 10 consecutive years as the case may। क्योंकि हमें पता है इंडिविजुअल के केस में 5 साल का टाइम फ्रेम है और फर्म के केस में 10 साल का टाइम फ्रेम। The incoming auditor or audit firm shall not be eligible if such auditor or audit firm is associated with the outgoing auditor or audit firm under the same network of the audit firm। इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी भी बोला है ना, अभी कुकरेजा का केस देखा ना, सेम नेटवर्क में अगर है। सर ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि, ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या है? ऐसा करने के पीछे का रीजन ऐसा है ताकि ऑडिट रिपोर्ट जो है ना सर, उसमें मैनिपुलेशन, उसमें किसी भी तरह का ऐसा ना हो कि बायसनेस ना हो सर। अनबायस्ड रिपोर्ट के लिए, अनबायस्ड रिपोर्ट के लिए ऐसा होता है, कंट्रोल सही तरह से। अच्छा, सेम नेटवर्क का मतलब इंक्लूड द फर्म ऑपरेटिंग और फंक्शनिंग हियर टू और इन फ्यूचर अंडर द सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कॉमन कंट्रोल। मतलब दोनों ऑडिट फर्म में भी अलग हो सकता है, ठीक है, बट दोनों में कोई ऐसे ऑडिटर है जो दोनों में काम करते हैं, जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा। या फिर मतलब ए कंपनी बी कंपनी का कंट्रोल करता है, कॉमन कंट्रोल है। मानो ए फार्म भी है, बी फार्म भी है, सी फार्म भी है, पर दोनों को, तीनों को कंट्रोल डी फार्म करते हैं।
तो कॉमन कंट्रोल का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ सेम नेटवर्क से आ रहा है। ठीक जैसे अगर मैं कंपनी का बात करूं, जैसे Xiaomi, रेडमी, मैं जितना जानता हूं सर, Xiaomi, रेडमी, रियलमी, ये सब एक ही ब्रांड के अंडर में, वन प्लस, ऐसा है ना सर? आप लोग, पता है आप लोग, ये Xiaomi, रेडमी, रियलमी, वन प्लस सब एक ही ब्रांड के अंदर में आता है, चाइना का। मेन कंपनी का नाम मैं भूल गया था, बट मोस्ट प्रोबेबली मेन कंपनी का नाम Xiaomi है, ऐसा है क्या? मोटा मोटी ये सब एक दूसरे का एसोसिएट या फिर सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट में सकता है, पता था आप लोगों को? हाँ सर। सर आप लोग को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइएगा। हाँ सर। मुझे अच्छे सबको समझ में आ रहा है? यस सर। For the purpose of rotation of auditors, a break in term for a continuous period of 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation. If a partner who is in charge of an audit firm and also certifies the financial statement of the company retires from and said firms and join another firm of chartered accountants, such other firm shall also be ineligible to be appointed for a period of 5 years. सर ये सब बार बार क्यों बोल रहे हैं? सर वही रोटेशन के बारे में बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके बारे में रूल बनाया है, तो वही यहाँ पर थोड़ा सा देखा। सर यहाँ पर ना एक एक्सप्लेनेशन दिया है रोटेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर का, रोटेशन के बारे में दिया है कि कितने फार्म में कितने दिन के तक आप रह सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांजिशनल पीरियड क्या है, 3 साल का है ना सर? अभी मैं आपको बोला कि ट्रांजिशनल 3 साल मौका मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज दिया, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स फॉर व्हिच एन इंडिविजुअल ऑडिटर हैज बीन फंक्शनिंग एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी in the first AGM held after the commencement of the provision of section 139 subsection 2। ठीक है, जब से ये सेक्शन लागू हुआ है उसके बाद से फर्स्ट एजीएम से। तो नॉर्मल टर्म कितना है, 5 साल का, और मोर देन 5 इयर्स, 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स। अब मोर देन 5 इयर्स कैसे होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स फॉर व्हिच ही मे बी अपॉइंटेड इन द सेम कंपनी इंक्लूडिंग ट्रांजिशनल पीरियड है 3 साल। तो एग्रीगेट कितना हो गया, मैंने अभी अभी ट्रांजिशनल पीरियड का एक एग्जांपल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, अब उसका एग्जांपल आपको यहाँ दिख रहे हैं, मैक्सिमम ट्रांजिशनल 3 साल का रहेगा। तो एग्रीगेट पीरियड विच ऑडिटर वुड कंप्लीट इन द सेम कंपनी इन व्यू ऑफ कॉलम 1 एंड 2। ठीक है, तो 5 साल तो नॉर्मल होता ही है ना, एक टर्म इंडिविजुअल के लिए, एक टर्म का 5 साल तो होता ही है, ट्रांजिशनल पीरियड 3 साल का है, तो कुल मिला के 8 साल या उससे ज्यादा जा सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा जा सकता है। सर अगर 4 साल है, अगेन ट्रांजिशनल 3 साल ऐड करके 7 साल हो सकता है। सर अगर 3 साल ऑडिट कर रहे हैं तो और ट्रांजिशनल 3 इयर्स ले सकते हैं, मैक्सिमम 6 साल जा सकता है। 2 इयर्स ट्रांजिशनल का 3 इयर्स कितना हो गया सर, 5 साल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक केस बता रहा है, अगर अगर 1 ईयर का नॉर्मल पीरियड है ऑडिटर का, तो ट्रांजिशनल पीरियड 4 साल तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल 5 साल तक वैलिडिटी, एक फर्म में मैक्सिमम 5 साल तक तो रह ही सकता है ऑडिटर। तो 1 साल अगर नॉर्मल में है तो ट्रांजिशनल पीरियड 4 साल का भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ओवरऑल 5 साल को फुलफिल करने के लिए। तो नॉर्मल ऑडिट टर्म 5 साल, ट्रांजिशनल पीरियड 3 इयर्स, 8 साल या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 4 साल, 3 साल का ट्रांजिशनल पीरियड, मैक्सिमम 7 साल तक, 3 साल का नॉर्मल पीरियड, 3 साल का ट्रांजिशनल 6 साल तक, 2 साल का नॉर्मल टर्म, 3 साल का ट्रांजिशनल 5 साल तक। 1 ईयर अगर नॉर्मल है तो 4 साल तक का ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 साल तक टर्म तो काउंट होता है। ठीक है, ये अगर कोई पहले से सेक्शन आने से पहले से अगर कोई है तो उनके लिए ट्रांजिशनल पीरियड लागू होता है। बात समझ में आया ना? रोटेशन इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर, ये इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए ये लागू किया गया। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप individual auditors are include other individuals or firms whose name or trademark or brand is used by such individuals। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब बताया आपको। और अगर कंसेक्यूटिव ईयर्स का बात करें, consecutive years shall mean all the preceding financial years for which an individual auditor has been auditor until there has been a break by 5 years or more। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ब्रेक नहीं होना चाहिए। फार्म के लिए क्या है, नॉर्मली एक फार्म 10 साल तक ऑडिट कर सकता है, नॉर्मली एक फार्म 10 साल तक, अगर पुराना से समय से आ रहा है सर, बिफोर से आ रहा है, कमिटमेंट से आ रहा है, तो 10 साल से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। 3 साल का ट्रांजिशनल इनके लिए भी है, सेम कंपनी में 3 साल का ट्रांजिशनल इनके केस में भी है, तो मैक्सिमम 13 इयर्स और मोर तक जा सकता है।
सर अगर 9 साल से है तो अगेन वही 3-3 करके। लेकिन फर्म के लिए एक बात याद रखना सर, अगर आप पहले से हो 10 साल का नॉर्मल लिमिट है फिर भी 3 साल मिलेगा, मतलब 3 साल तो ट्रांजिशन पीरियड का अवेलेबल काउंट में होगा। लेकिन एक चीज देखो, अगर कोई 1 ईयर के लिए ऑडिट टर्म में है कोई फर्म, उनके लिए ट्रांजिशनल पीरियड 9 साल तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेप्ट 10 साल में काउंट करेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 13 कर रहे थे। सर क्योंकि 3 साल तो मिनिमम ट्रांजिशनल पीरियड में काउंट होता ही है। लेकिन अगर नॉर्मल टर्म आपका 1 ईयर है और ट्रांजिशनल टर्म आपको मैक्सिमम 9 देगा, क्योंकि आपका ओवरऑल टर्म जो है एग्रीगेट में 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई 10 साल से नॉर्मल टर्म या उससे ज्यादा है फिर भी ट्रांजिशनल पीरियड 3 साल तक मिल जाएगा। तो इस तरह से फार्म का काउंटिंग होता है। बोलो सर, क्या आपको फार्म का काउंटिंग और इंडिविजुअल का काउंटिंग समझ में आया अलॉन्ग विथ ट्रांजिशनल पार्ट? प्लीज टेल मी। यस सर। हाँ ठीक है। तो एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन एज मेंशन्ड इन अबव मेंशन पॉइंट ए टू डी। सारा पॉइंट मेंशन जो भी पढ़ के आए थे वही पॉइंट फिर से समझा रहा हूं। ठीक है, ए टू डी दैट इज प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन shall comply with those provisions within a period which shall not be later than the date of the first AGM of the company held within the period specified in subsection 1। ठीक है, ऑफ सेक्शन 96 मतलब 96 सबसेक्शन 1 के हिसाब से होना चाहिए आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब जिस दिन से 139 सबसेक्शन 2 चालू होगा ऑडिट का, उसके बाद भी 3 साल का कमेंस मतलब ट्रांजिशनल पीरियड अवेलेबल। लेकिन 3 साल का इस्तेमाल कैसे करना है इंडिविजुअल्स के लिए एज वेल एज फर्म के लिए, इसका कैलकुलेशन आपके सामने रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। कोई डाउट है तो? हेलो, अरे नो सर, समझ में आया रे? क्लियर। क्लियर है ना? सर मुझे सबका आवाज नहीं आ रहा है। सैनोन, नील, शालिनी, आप लोगों को क्लियर है सर? हाँ सर। यस सर। सर फर्स्ट ऑडिटर के बारे में कुछ कहना है? फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। कौन है फर्स्ट ऑडिटर? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है 139 सबसेक्शन 6। Notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 139 subsection 1 में बोला है the first auditor of a company other than a government company, सरकारी कंपनी को छोड़ के shall be appointed by the board of directors। सर कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? अरे दिखा है ना कंपनी एनुअल रिपोर्ट में। हाँ, एनुअल रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पूरा रिपोर्ट होता है, जाके चेक करो, जाके चेक करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको छोड़ा। ठीक है, हर कंपनी में होता है। इसीलिए और एनहांसिंग योर प्रैक्टिकल एक्सपोजर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज सर आप लोग पढ़ाई कीजिए। सर shall be appointed by board of directors within 30 days। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। 30 डेज के अंदर कर लो of the date of registration of the company, 30 days of the date of registration of the company, and the auditors who are appointed shall hold office until the conclusion of first AGM। फर्स्ट ऑडिटर क्या कहता है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बीओडी विदिन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कंपनी ने रजिस्ट्रेशन हो गया कंपनी का आरओसी में, टू होल्ड ऑफिस अंटिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम तो ऑफिस उसको होल्ड करना ही। यूनिकॉर्न स्टील प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड एज 2 जून 2020। यूनिकॉर्न स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने इनकॉर्पोरेट हुआ 2 जून 2020 को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग किया। कब किया? एज 15 जून 2020 टू अपॉइंट जैन अजमेरा एंड एसोसिएट्स, जैन अजमेरा एंड एसोसिएट्स एज ए फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, फॉर ए टर्म ऑफ 5 years as per section 139 subsection 6। okay, as per section 139 of the Companies Act, the board shall appoint first auditor within 30 days from the date of registration of the company, state the validity of the aforesaid situations, state the validity of the aforesaid situation, invalid, valid, approval of shareholders in general meeting। मतलब 3 सवाल आपके सामने हैं। and valid only after approval of central government। हाँ सर,
मतलब स्टेट द वैलिडिटी ऑफ द अफोर्सेड सिचुएशन, क्या ये सिचुएशन जो हुआ है ये वैलिड है? सर फर्स्ट ऑडिटर सिर्फ मतलब जब तक फर्स्ट एजीएम हुआ तभी तक रहेगा, 1 साल तक रहता है। फर्स्ट ऑडिटर सिर्फ 1 साल तक रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन लिया जाएगा, इनवैलिड या वैलिड आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जीएन? इनवैलिड और वैलिड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सर देखो नॉर्मली आपको यही लगता है कि इसको इनवैलिड कर देना चाहिए, है ना? द गिवन सिचुएशन इज इनवैलिड, दैट इज ऑप्शन। सर यहाँ पे तो ऑप्शन 3 में वैलिड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल करने से हो जाएगा? इसको इनवैलिड बोलेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर ऑलवेज 1 ईयर तक ही रह सकता है, ठीक है, फर्स्ट एजीएम के एंड तक ही रह सकता है, 1 ईयर बोलना नहीं चाहिए। तो हमारे केस में क्या बना था, यूनिकॉर्न स्टील प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड एज ऑन 2 जून 2020, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बोर्ड मीटिंग एज ऑन 15 जून 2020 to appoint Jain Ajmer and Associates as the first auditor of the company for a term of 5 years. As per 136 of the Companies Act, the board shall appoint first auditor within 30 days from the date of registration of the company. इसका वैलिडिटी क्या है सर? ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ठीक है। हम लोगों ने अभी अभी यही पढ़ा, ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने यही पढ़ा। तो फर्स्ट ऑडिटर shall be appointed by board within 30 days of the date of registration to hold the office until the conclusion of the AGM, ठीक है, until the conclusion of the first AGM। यहाँ पर एक चीज बोला था, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी अदर देन ए गवर्नमेंट का, ठीक है, ये सरकारी कंपनी छोड़ के, ठीक है, अगर सरकारी कंपनी होता, ठीक है, तो फिर सरकार का डिसीजन, सरकारी कंपनी का केस अलग है, ठीक है, उसका ऑडिटर भी कैग होता है, नॉर्मल सीए वाला नहीं होता है ना, उनका ऑडिटर भी कैग होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ओके सर, ये वार्निंग होगा सर, ठीक है, इनवैलिड। अच्छा, if the board fails to exercise its power, that is appointment of first auditor, it shall inform the member of the company। अगर बोर्ड इन्फॉर्म कर, मतलब अगर बोर्ड फेलियर होते हैं, it shall inform the member of the company and the company may appoint first auditor within 90 days। कंपनी में अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर within 90 days at an extraordinary general meeting। 90 दिन के अंदर ईजीएम बुला के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के ऑडिटर का अपॉइंट करना पड़ेगा। And such auditor shall hold office till conclusion of first AGM। बात समझे? Managing Director of PQR Limited himself wants to appoint Sri Ganapati, a practicing CA, as first auditor of the company। Comment on the proposed action of the Managing Director। समझ में आ रहा है? PQR Limited का मैनेजिंग डायरेक्टर खुद बोल रहा है कि हम अपॉइंट करेंगे गणपति को, जो एक प्रैक्टिसिंग सीए है, उनका फर्स्ट ऑडिटर बनाना चाहता है। आपको पूछ रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर का जो काम है क्या ये सही है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 कहता है, कंपनीज एक्ट 2013, द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स within 30 days from the date of registration of the company। In the instant case, the appointment of Sri Ganapati, a practicing CA, as first auditor by managing director of PQR Limited himself is in violation of section 139 subsection 6 of the Companies Act, which requires the board of directors, managing director नहीं, board of directors होना चाहिए। तो फिर ये वायलेशन हो रहा है ना, 139 सबसेक्शन 6 को वायलेट कर रहा है, नहीं हो पाएगा। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ी हो सर, ये बीओडी करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर थोड़ी करेगा। तो क्या कंक्लूजन आता है? In view of the above, the MD of PQR Limited cannot appoint the first auditor of the company। BOD कर सकता है। हेलो हेलो बोलो सर, माथा में जा रहा है? हाँ सर। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी कभी कभी आता है, बोर्ड में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर विदिन 30 days। But where such vacancy is caused by the resignations of an auditor, such appointment shall also be approved by the company at AGM, general meeting, convened within the 3 months of the recommendation of the board। 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग बुला के वैकेंसी को फुलफिल करना होगा। अगर रिजाइन करके, ऑडिटर अगर रिजाइन करके गया है तो 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग करके करना पड़ेगा।
ऑडिटर को लगानी पड़ेगी। एनी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय कैजुअल वैकेंसी shall hold office until the conclusion of the next AGM। जब भी कैजुअल वैकेंसी में कोई भी आता है अगला एजीएम तक वो ऑडिटर रहेगा। कैजुअल वैकेंसी में कोई भी ऑडिटर आए अगला वैकेंसी तक वो ऑडिटर रहेगा। तो सिंपल याद रखिए सर, filling the casual vacancy by board within 30 days, if vacancy is caused by resignation appointed by board shall also be approved by company at general meeting, convened within 3 months, 3 महीने के अंदर करो। on recommendation of board the auditors who are appointed shall hold office until the conclusion of next AGM। clear sir, clinic all clear ना? एग्जाम्पल देख लो, प्रकाश करियर्स लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर रामन as its auditor in the AGM held on 30th September 2019. Initially, he accepted the appointment, but he resigned from his office on 31st October 2019 for personal reason। हो सकता है, इंसान है, रोबोट थोड़ी है। The board of directors seeks advice for filling of the vacancy by appointment of Mr. Alward as auditor। In the present case, as the auditor has resigned, क्योंकि auditor ने resign किया, the casual vacancy so created can be filled up by the board appointing Mr. Albert। However, the appointment of Mr. Albert must be approved by the company by passing an OR ordinary resolutions। मतलब 50% more than 50% वोट होने से ही होगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कराने के लिए 50% से ज्यादा वोट होने से ही चलेगा बोर्ड के अंदर। मतलब जितना मेंबर है अगर थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा सा ज्यादा वोट आ जाए, फिर 50% से ज्यादा लोग अगर हाँ बोले, एक और रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन भी होता है, उसमें मोर देन 75% वोट चाहिए होता है। ठीक है, मोर देन 75% वोट चाहिए। लेकिन इस केस में सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस काफी है। एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी which must be convened in the board by the board within 3 months of the recommendation of the board, Mr. Albert will be entitled to hold office till the conclusion of the next AGM। एग्जाम में ऐसा लिखना है सर, एग्जाम में जब आंसर लिखोगे कैसे लिखोगे? कंपनी लॉ का कोई भी लॉ, नॉट जस्ट कंपनी, इस तरह से लिखोगे। प्रॉपर सेक्शन को मेंशन करना है, केस को मेंशन करना है, पहले प्रोविजंस बताओ, फिर केस बताओ, फिर कंक्लूजन करो, तब जाके एक प्रॉपर आंसर होता है। ठीक है, तो यही कोशिश ऑलवेज करना सर। ठीक है, यही कोशिश ऑलवेज करना। जैसे इन दी प्रेजेंट केस बोल के सब्जेक्ट मैटर दिया, उसके बाद क्या कंक्लूजन करना है वो भी बता दिया। एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है, शॉर्टकट नहीं। प्रैक्टिस बढ़ाओ और एग्जाम में मार्क्स भी बढ़ाओ। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बारे में कंपनीज एक्ट में 139(5), 139(7) 139 सबसेक्शन 5, 139 सबसेक्शन 7 एंड 139 सबसेक्शन 8 के बारे में 8 में कहा गया है। As per this section 139 subsection 5, the Comptroller and Auditor General of India, CAG में बोला ना कि गवर्नमेंट कंपनी में नॉर्मल सी ऑडिट नहीं करता है, कैग करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। इसके बारे में हम लोग अकाउंट्स के बारे में जब पढ़ाई किए थे लॉ में, ठीक है, अकाउंट्स मतलब अकाउंटेंसी नहीं, लॉ का अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, वहां पर भी बोले थे। तो कैग का क्या है? इन रेस्पेक्ट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट एन ऑडिटर duly qualified to be appointed as an auditor of companies under this act in case of a government company. Any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government, by the state government or governments, और partly by central, partly by state। कुछ कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट का भी भागीदारी होते हैं और सेंट्रल का भी शेयर होल्डिंग होते हैं, दोनों मिला के भी होते हैं, चाहे दोनों मिला के हो, अकेला अकेला हो। ठीक है, क्या करेगा? The auditor shall be appointed within a period of 180 days from the commencement of the financial year। मतलब 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, इसके 180 दिन के अंदर कर लो। The auditor appointed shall hold office till the conclusion of the AGM। जब तक नेक्स्ट एजीएम नहीं हो जाता तब तक ऑफिस को होल्ड कर सकता है। ये गवर्नमेंट ऑडिट का इसके बारे में 139 में 5 में बोला गया। ठीक है, 139(5), 139(7), 139(8। क्लियर है? हेलो, बोलो सर। हाँ सर। पूरा चार्ट Yes. बना के दिखा है, एकदम चार्ट बना के दे दिया। सीएजी क्या कर सकता है? Within 180 days from the commencement of the financial year, appoint an auditor duly qualified to be appointed as an auditor of the company under the act
Shall hold office till the conclusion of AGM. Appointment of auditor by CAG in respect of financial year. गवर्नमेंट कंपनी या फिर किसके किस में कर सकता है, CAG कहाँ कहाँ जा सकता है, सरकारी कंपनियां तो वहां पर जा सकता है, और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल और द स्टेट, या फिर सेंट्रल स्टेट मिला के कहीं पर भी जा सकता है CAG. फर्स्ट ऑडिटर मतलब ये सीए वाला ऑडिट नहीं, CAG वाला ऑडिट है. 139 सबसेक्शन 7 CAG वाला ऑडिट, सरकारी ऑडिट. सर हम लोग बन सकते हैं क्या? यस, आफ्टर पासिंग सीए इंटर और सीएमए इंटर और सीएस इंटर मतलब एग्जीक्यूटिव. अगर आपको सरकारी ऑडिटर बनना है, गवर्नमेंट का एग्जाम आता है सर यूपीएससी का. क्या एग्जाम आता है सर? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स का. तो एग्जाम दे दो, वहां पर भी यही सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, आप लोग आगे रहोगे नो डाउट, चांसेस इज वेरी हाई सरकारी ऑफिसर बनना है तो. लेकिन पहले इंटर क्रैक करो और फाइनल की पढ़ाई करते करते तैयारी कर सकते. रिकमेंडेशन है जिसको सरकारी लेवल में जाना है सर. लेकिन मैं एक रिकमेंड करूंगा, पहले पूरा फाइनल कंप्लीट कर, फिर जिधर जाना है जाओ, बड़ा इज्जत मिलेगा. ठीक है, और दोनों साइड बड़ा मतलब रिस्क फ्री रहेगा. अगर उधर नहीं होगा तो इधर तो हो ही जाएगा. ठीक है सर, तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला इंटर के बाद सरकारी तैयारी करने, नहीं सर, पहले फाइनल कंप्लीट कर लेना इसके बाद. ये तो मैं कई बार बोल देता हूँ, किसी को सरकारी में जाने का मन हो गया सर, सीए बनने के बाद, सीएमए बनने के बाद, सीएस बनने के बाद भी टाइम रहेगा और इजी हो जाएगा सर, इजी हो जाएगा. चाहता भी है यही सब लोग आए, क्योंकि और कोई लोग कर नहीं पाएगा. तो मामूली काम थोड़ी है सर, बहुत लोडेड टास्क होता है सर. 139(7) में 139(7) सबसेक्शन 7, इस सबसेक्शन बोलने भी ना मुंह दर्द कर, इसलिए कभी कभी सिर्फ 7 बोलो. आपके आंखों में तो दिख रहा है. In case the government company or any other company owned or controlled directly indirectly by the central government or by any state government or government of partly central partly state, इनके केस में the first auditor shall be appointed by the comptroller and auditor general CAG, comptroller and auditor general, within 60 days from the date of registration of the company. रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर उनको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना चाहिए. ओके, 60 दिन याद रखें, 60 दिन. In case the CAG does not appoint first auditor within the said period, the board of directors of the company shall appoint the auditor within next 30 days. अगर CAG फेलियर हो जाते हैं, अगर CAG से फेलियरिटी आता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा. ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट द ऑडिटर विदिन नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 30 दिन के अंदर, 60 दिन क्रॉस होने के बाद. तो फर्दर इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर विदिन नेक्स्ट 30 डेज, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर. अच्छा, अगर बोर्ड से भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी फेलियरिटी आता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? अपॉइंट सच ऑडिटर विदिन नेक्स्ट 30 days, it shall inform the member of the company who shall appoint such auditor within 60 days at AGM. मतलब उसके बाद और 60 दिन, मतलब पहला 60 दिन CAG के पास है, फिर 30 days, 60 दिन के बाद से 30 दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है. ये 30 डेज जाने के बाद और 60 दिन है जो मेंबर मतलब शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, मेंबर ऑफ द कंपनी, वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है विदिन 60 डेज एट एन EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. और वो ऑफिस कितना दिन होल्ड करेगा? who shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting of the government. Clear? बोलो. Yes, sir. 139(8) casual vacancy in government company. In case of a company whose accounts are subject to be audited by the auditor appointed by CAG, casual vacancy of an auditor shall be filled by CAG within 30 days. मतलब कैजुअल वैकेंसी कैसे आता है? वही कोई रिजाइन वगैरह कर दिया इस तरह का. In case the CAG does not fill the vacancy within the said period, the board of directors shall fill the vacancy within next 30 days. तो पहला 30 दिन CAG के हाथ में. अगर उस 30 दिन में भी अगर CAG ने कैजुअल वैकेंसी को फुलफिल नहीं किया तो नेक्स्ट 30 डेज किसके हाथ में है? BOD के हाथ. इतनी सी बात है और कुछ नहीं. रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर.
139 9 10 11 139 9 10 11 रिटर्निंग ऑडिटर में भी रीअपॉइंटेड एट एनी एजीएम, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर वो रिटायर कर रहे हैं बट अगर वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, he has not given a notice in writing to the company of his unwillingness to be reappointed, अगर उसने बोल दिया कि मैं अनविलिंग मतलब मेरा इच्छा नहीं है तो फिर अपॉइंट नहीं कर सकते, मेरे इच्छा के विरुद्ध थोड़ी ना कोई जा सकता। अगर मैं इच्छुक नहीं हूं तो मेरे को जबरदस्ती थोड़ी नहीं सकती, लेकिन मेरा इच्छा है तो रीअपॉइंट हो सकता है। A special resolution has not been passed at the meeting appointing some other auditor or providing expressly that he shall not be reappointed, मतलब समझ रहे हो ना, A special resolution has not been passed at the meeting, रिटायरिंग डायरेक्टर के ऑडिटर के बारे में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ कि he has not been passed at the meeting appointing some other auditor, किसी और को ऑडिटर रखा जाएगा, ऐसा कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट he shall not be reappointed, ऐसा कहीं पर भी बोला नहीं है कि उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। Where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be the auditor of the company। अगर किसी एजीएम में कोई न्यू ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया जाता है और रीअपॉइंट नहीं किया जाता है, जो पुराना ऑडिटर था वही आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, सिंपल बात है। अगर किसी टीम में कोई न्यू कैप्टन को अपॉइंट नहीं किया जाता तो जो पुराना कैप्टन था वही आएगा। ये कैसा कैसा बात है सर, क्या करे, नियम है, जानना पड़ेगा। 139 5 साल बाद तो उसको हटा दिया जाता है ना, कूलिंग पीरियड पे चला जाता है फिर भी। हाँ फिर भी ठीक है, उसका रिटायरिंग का टाइम आया है, फिर भी अगर कोई रीअपॉइंट नहीं हुआ है तो पुराना को भी रखा जा सकता है। ये सरकारी के केस में था 139 सबसेक्शन में, मतलब 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। हाँ ठीक है, नॉर्मल रिटायरमेंट का टाइम आ गया उनका, लेकिन फिर भी अगर स्पेशल सिचुएशंस में हो सकते। पाँच साल के बाद, ऐसे 3 साल का एक ट्रांजिशनल पीरियड का टाइम है तो, है ना। यस सर, वो तो है, मतलब 2013 एक्ट आने से पहले जो सीए था, ऑडिटर था, उसके लिए। हाँ उसके लिए था, लेकिन ये आपको स्पेशल सिचुएशन में रिटायरिंग के केस में बोला जा रहा है। Where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, तो फिर जो एग्जिस्टिंग है उसी को लेके काम चला लो स्पेशल सिचुएशंस में, ठीक है। यस सरकारी कंपनी के केस में ऐसा होता है। ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन 139(11) में क्या होता है, वेयर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177, ठीक है, all appointments including the filing of a casual vacancy of an auditor under this section shall be made after taking into account of recommendation of such company. As per NFRA rules, the National Financial Reporting Authority rules, every officer referred to in Rule 3 shall file a return with the NFRA on or before 30th April every year, ठीक है। हर साल 30 अप्रैल के पहले आप रिटर्न फाइल कर दो इन सच ए फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय दिस रूल। एनएफआरए के पास रिटर्न फाइल करने के लिए बताया जा रहा है हर साल 30 अप्रैल से। As per NFRA rules, following provisions are relevant for the understanding of the students, monitoring and enforcing compliance with auditing standards. ऐसे for the purpose of monitoring and enforcing compliance with auditing standards, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट है उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं अंडर द एक्ट by a company or a body governed by under Rule 3 NFRA may review working papers, सब including audit plan, other audit documents, सब मतलब रिव्यू कर सकता है, and communication related to audit, ऑडिट के बारे में जो भी चल रहा है NFRA उसको रिव्यू कर सकता है, उसका पेपर्स को भी रिव्यू कर सकता है। इवेल्युएट द सफिशिएंसी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, कंपनी ठीक तरह से ऑडिट सारा काम मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, sufficiency of the quality control system of the auditor and the manner of documentation of the system by the auditor, perform such other testing of the audit, supervisory and quality control procedure of the auditor as may be considered necessary for the applicant। ये सब NFRA के पास ये सब ताकत दिया गया है, ठीक है। NFRA may require an auditor to report on its governance practice। governance practice मतलब कंपनी का जो काम है, ऑडिटर का जो रोल प्ले है, रूल रेगुलेशंस फॉलो करना है, सब ठीक ठाक हो रहेंगे। An internal process designed to promote audit quality, protect its reputations and reduce risk, including risk of failure of the auditor, and take such actions on the report as may be necessary। NFRA may seek additional information or may require the personal presence of the auditor for seeking additional info or explanation in connection with the conduct of the audit। NFRA shall perform its monitoring and enforcement activity through its officers or experts with sufficient experience in audit of the relevant industry। मतलब NFRA उसी से मॉनिटरिंग कराता है जिनका पहले से काफी एक्सपीरियंस है, मतलब ऑब्वियसली वो पहले एज ए सीए काफी काम कर चुके हैं, NFRA टीम में वही जाते हैं। The NFRA shall publish its finding relating to non-compliance
अगर NFRA को मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी को अगर कुछ भी नॉन कॉम्प्लायंट दिखता है ऑन इट्स वेबसाइट, तो उसको क्या करेगा, वो सारा फाइंडिंग्स को अपनी वेबसाइट में डालेगा। एंड इन सच अदर मैनर एज इट कंसीडर फिट unless it has reasons not to do so in the public interest and it record the reason in writing। अगर किसी मैटर में उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहिए तो वो नहीं देगा, लेकिन जो कुछ भी करेगा राइटिंग में जरूर उसका रिकॉर्ड करेगा। NFRA shall not publish proprietary or confidential information, पर्सनल इंफॉर्मेशन या प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं करेगा unless it has reasons to do so in the public interest and it records the reason in writing। NFRA may send a separate report containing proprietary or confidential info to the central governments for its information, where NFRA finds or has reasons to believe that any law or professional or other standard has or may have been violated by the auditor, it may decide on the further course of investigation or enforcement action through its concerned divisions। समझ रहे, ऑडिटर का बाप बन गया था। हाँ, समझ रहे, तेरा बाप आया एक यूट्यूब में देखता हूँ, तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ऑडिटर को चेक करने के लिए, डोंट टेक इट एज ए स्लैंग सर, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। फिर उसके बाद क्वालिटी सर्विस है, उसको मेजर को डेवलपमेंट करने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन भी देते हैं NFRA, इसमें पूरे NFRA का सजेशन भी दिया गया है, ठीक है। On the basis of this review, NFRA may direct an auditor to take measures for improvement of audit quality, ठीक है, क्वालिटी को ठीक करो, including change in their audit process, quality control, audit report, specify a detailed plan with time limits, सब चीज बताओ, ठीक है। मतलब NFRA recommend करते, it shall be the duty of the auditor to make the required improvements and send the report to the NFRA explaining how it has complied with the directions made by NFRA। तो ऑडिटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि NFRA के कहने पे वो कैसे डेवलपमेंट किया है। ओके, NFRA shall monitor the improvement made by the auditor and take such action as it deems fit depending on the progress made by the auditor। NFRA may refer cases with regard to overseeing the quality of service of auditor of companies or body corporate referred to in Rule 3 of Quality Review Board constitute the Chartered Accountants Act 19। NFRA may take the assistance of experts for its oversight and monitoring activities। expert assistance भी NFRA ले सकता है। तो NFRA का क्या राइट है एज पर कंपनीज एक्ट, ये भी आपके सामने रखा गया है। सर ऑडिटर का रिमूवल, उनका रेजिग्नेशन एंड स्पेशल नोटिस, गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस कहाँ बोला है, 140 140 में बोला गया है कि ऑडिटर को रिमूव कब किया जाएगा, उनको रिजाइन कब करने से क्या होगा, और स्पेशल नोटिस में क्या बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सर, कब होगा कैसे होगा। एक काम करते हैं सर, ये जो रिमूवल ऑफ ऑडिटर का केस है इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास ऑफ मतलब कंपनीज लॉ में, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे तक नहीं सर, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ मंडे को एक क्लास रखूंगा, ठीक है। मैं टाइम आप लोगों को बता दूंगा, उसमें मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है, जहां पर मैंने ऑडिट और ऑडिटर रिलेटेड जो रिटायरिंग रेजिग्नेशन रिलेटेड बातें हैं ऑलमोस्ट कंप्लीशन है सर। आप चाहो तो खुद भी एक बार गो थ्रू करके रख सकते हो, बट फिर भी अगर आप खुद से गो थ्रू नहीं करते हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, नॉट जस्ट इन ऑडिट एंड ऑडिटर्स बट ऑल्सो ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज से भी मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा एंड ऑडिटर ऑडिटर से भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। एक्स्ट्रा क्लास होगा सर, वहां पर मैं ये सब चर्चा करूंगा, जो बाकी पार्ट है उसका भी और क्वेश्चन आंसर। आज का क्लास में इतना ही रखूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया है। यस सर। जिन लोगों को समझ में आ गया उनके लिए एक छोटा सा रिकमेंडेशन है, नोट्स कलेक्ट करके पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है। एक्स्ट्रा लोड लेके थोड़ा देख लो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन का मतलब पटरी में ट्रेन चल चुका है, अब बस स्पीड पकड़ना है। आप चाहो तो स्पीड पकड़ के कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो मैं मंडे को एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, वहां पर बाकी बात चर्चा करके, ठीक है। आज इतना ही है सर, गुड नाइट। बाय सर। ओके बाय सर। बाय सर। सैटरडे बाय सर। सर, एक सैटरडे क्वेश्चन आंसर क्लास करवा देते हैं।